हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दी गई है और 26 सितंबर को जो है एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? अंडज, पंकज, जलज, द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? द्विज कहते हैं इसे, याद रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपड़ा का बहुवचन शब्द क्या होता है? देखिए, कपड़ा जो है ना ये एक वचन शब्द है। जब आप इसका बहुवचन शब्द करोगे तो इसका बहुवचन शब्द क्या होगा? तो इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा कपड़े, यानी बहुत सारे कपड़े। तो भाई दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, मुहावरा नाक में दम करना का सही अर्थ क्या होता है? परेशान करना, घायल करना, अपमान करना, हार मानना। नाक में दम करना, किसी बात को लेके कोई व्यक्ति अगर आपके पीछे पड़ जाए और एक ही बात बार बार कहे तो इसे क्या कहोगे? नाक में दम करना, यानी कि परेशान करना। तो भाई तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, पुत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? पुत्र, बालक, ललना या बालिका। तो पुत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? देखिए, पुत्री जो है ना ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। जब पुत्री का जब पुल्लिंग शब्द करोगे तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? पुत्र बन जाएगा भाई। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, राजा पुत्र से बनने वाला समास है? कर्मधार समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास। तो सबसे पहले आप राजा पुत्र का समास विग्रह कर लीजिए। तो राजा पुत्र, तो राजा का पुत्र, ये इसका समास विग्रह होता है। तो जो का जो है ये किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म, ये कर्म कारक की विभक्ति है। अब देखिए, कर्म कारक में को भी आ रहा है भाई और का भी आ रहा है। तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, यानी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? अंबु, क्षिति, रवि या चंद्र। तो भाई पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है क्षिति। तो भाई छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सातवां क्वेश्चन क्या है? प्रबल का विलोम शब्द क्या होता है? निर्बल, दुर्बल, कोमल, अशक्त। तो प्रबल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रबल का विलोम शब्द होता है दुर्बल। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन हमारा है, घर का भेदी लंका ढाए। लोक तृतीय का अर्थ है बाहर का शत्रु सबसे खतरनाक होता है, मित्र ही मित्र को धोखा देता है, घर का ही व्यक्ति सबसे बड़ा नुकसान करता है, राजा ही राज्य को नष्ट करता है। तो भाई घर का भेदी लंका ढाए, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? घर का ही व्यक्ति सबसे बड़ा नुकसान करता है। तो भाई आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दंत का बहुवचन शब्द क्या होता है? दांत, दंतु, दंत या दंता। तो दांत जो है ना ये एक बहुवचन शब्द है, एक वचन शब्द। तो दांत का जब आप बहुवचन शब्द करोगे तो इसका बहुवचन शब्द क्या बनेगा? दांत। तो नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यानी बहुत सारे दांत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा,
जो मृत्यु से रहित हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अविनाशी, अमर, अजर, चिरंजीवी। जो मृत्यु से रहित हो, तो जो मृत्यु से रहित हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अमर। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, राम श्याम जैसा वीर है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार? राम श्याम जैसा वीर है, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उपमा अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, जहां समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, राम श्याम जैसा वीर है, देखिए राम की जो तुलना है वो श्याम से की जा रही है, जब तुलना की जाती है ना तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, 12वां क्वेश्चन है, पुष्प का तद्भव रूप क्या होता है भाई? फूल, पुष्पा या पूप या फुलवारी? तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। पुष्प जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जब आप पुष्प को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो इसका तत्सम शब्द बन जाएगा, तद्भव शब्द फूल बन जाएगा। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? सही वाक्य चुनिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। कैसे करोगे? मुझे अपनी माता से आशीर्वाद लेना है, ये आपका जो है सही वाक्य हो जाएगा। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन क्या है? जल शब्द का अर्थ है पानी, तेज, जीवन या सभी? देखिए, जल शब्द का अर्थ पानी भी होता है, तेज भी होता है और जीवन भी होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन देखेगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अब देखिए ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लिया जाएगा छोटा ओ। तो भाई छोटा प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बना? छोटा प्लस छोटा ओ मिलकर बना ओ। तो नियम के अनुसार ओ किस में आता है? स्वर संधि में आता है। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोकिला कूक रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार? तो भाई कोकिला कूक रही है, तो कोकिला कूक रही है तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो भाई 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए। काव्य या वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे कि का की जो आवृत्ति आपको देखने को मिले, कोकिला में भी का है और कूक में भी का है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है? नेत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? अब देखिए नेत्र जो है ना ये तत्सम शब्द है, यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जब नेत्र को जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? तो इसका तद्भव शब्द मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा? तो इसका तद्भव शब्द बन जाएगा आँखें। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्या पूछा यार? अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को। वह अपने माता पिता से मिला, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नव शब्द के अर्थ है नया, नौसंख्या, तरुण या सभी? तो नव शब्द के अर्थ क्या क्या होते हैं? ये सभी होते हैं, नया भी होता है, नौसंख्या, तरुण भी। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अंतधन निहित, ये हो जाएगा भाई। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अंतर्निहित में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो अंतर्निहित में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी वाले पार्ट से लगभग 25 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, और उसमें देखिए गद्यांश भी पूछा जाता है। तो गद्यांश करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए कि गद्यांश में कहा क्या जा रहा है। मनुष्य का जीवन परिश्रम पर आधारित है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य करने वाला व्यक्ति अपने समय को नष्ट कर देता है। समय का सदुपयोग करने वाला ही जीवन में महान बनता है। जो समय का मूल्य नहीं समझता वह जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता। अब पहला क्वेश्चन देखेगा गद्यांश का। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का जीवन किस पर आधारित है? भाग्य पर, परिश्रम पर, ईश्वर पर, धन पर। तो मनुष्य का जीवन किस पर निर्धारित है? तो मनुष्य का जो जीवन है ये परिश्रम पर आधारित है। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखेगा, गद्यांश का ही क्वेश्चन है। आलस्य को किस रूप में बताया गया है? मित्र, गुरु, शत्रु या साधन। तो आलस्य को किस रूप में बताया गया है? आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु बताया गया है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा। 23वां क्वेश्चन क्या है कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा बनता है? आलसी, महान, दुखी या निर्धन। तो समय का सदुपयोग करने वाला ही जीवन में महान बनता है, तो महान बनता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसे प्रगति नहीं मिलती? जो समय का मूल्य नहीं समझता, जो परिश्रम करता है, जो सत्य बोलता है, जो मेहनती है। तो किसे प्रगति मिलती है? जो समय का मूल्य नहीं समझता वह जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, जो समय का मूल्य नहीं समझता। तो भाई 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? यानी एक जो गद्यांश है किस पर आधारित है? ईश्वर और मनुष्य, समय का महत्व, भाग्य का खेल, आलस्य का परिणाम। तो ये जो गद्यांश जो है ना ये समय के महत्व पर आधारित है, समय का महत्व। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फ्री के 5 नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों के समाप्त होते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? अस्ताना राजधानी है और टेगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अजरबैजान की राजधानी और मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अजरबैजान। तो अजरबैजान की राजधानी और मुद्रा क्या है? अजरबैजान की राजधानी बाकू है और इसकी जो करेंसी है ये है मनात। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा 28वां क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा नुगल ट्रम किस मुद्रा से जुड़ी है? अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी रुपया, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों भूटान की मुद्रा जो है ना ये नग ट्रम जो मुद्रा जो है ना ये भारतीय रुपया से जुड़ी है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ म्यांमार। म्यांमार की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए म्यांमार की जो राजधानी है ये है निपोड और इसकी जो कैपिटल है यानी मुद्रा कयात। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैपिटल जो इसके नेपोटा और करेंसी जो है वो है कयात, उल्टा मैं बोल गया। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ केन्या। केन्या की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो हमारे प्यारे बच्चों केन्या की जो राजधानी है यह है नैरोबी और इसकी जो करेंसी है यह है शिलिंग। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच गुप्त रूलर वाज नो बाय द टाइटल कविराज।
कौन सा गुप्त शासक कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो मेरे प्यारे बच्चों, कविराज की उपाधि से समुद्रगुप्त जो है ना ये प्रसिद्ध थे और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ग्वालियर, कानपुर, झांसी या कालपी? तो 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी की जो मृत्यु है ना कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है ना ग्वालियर में हुई। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 साइंड बिटवीन हुम? अमृतसर संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में किनके बीच में हुई थी? अंग्रेज और सिख, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और गोरखा, अंग्रेज और हैदर अली? तो मेरे प्यारे बच्चों, अमृतसर की जो संधि है ना अंग्रेज और सिखों के बीच में हुई थी। भाई 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इन विच बुक डिड अल ब्रुनी डिस्क्राइब इंडिया? अल ब्रुनी ने किस पुस्तक में भारत का उल्लेख किया है? किताब उल हिंद, ताबकात ए नासरी, तारीख ए फिरोज शाही, आइन ए अकबरी? तो मेरे प्यारा जो अल ब्रुनी ने किताब उल हिंद में भारत का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द रॉलेट एक्ट पास? यानी कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1917, 1918, 1919, 1920? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जो क्वेश्चन हैं आपके हिंदी से पूछे जाते हैं और 25 जो क्वेश्चन हैं आपके जीके से पूछे जाते हैं। यानी टोटल 50 क्वेश्चन जो है ना ये पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन की जो तैयारी है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं तो रीजनिंग की तैयारी आप कर लीजिए। हिंदी और जीके मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में नहीं छूटेगा। विश्वास करना तो विश्वास कर सकते हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट जो है ना ये वर्ष 1919 में पारित किया गया था। तो भाई 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। अंडर विच एक्ट वाज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म? संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना? तो संविधान सभा का गठन जो है ना गाइस कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप मेंटेन? तो ये किस भाग में, इसका उल्लेख जो है किस भाग में? इसका उल्लेख जो है ना भाग 2 में है। तो भाई 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 38वां क्वेश्चन हमारा है, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपातकाल, संविधान संशोधन, राज्य नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है ना संविधान संशोधन से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 39वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, 39वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव द पावर ऑफ पार्डन? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 307? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नो एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या फिर 52वां संशोधन?
तो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जो है ना, ये मिनी संविधान कहलाता है। तो 40 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1924 पेरिस, 1928 1932 लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन। तो भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है ना 1928 एशमंड जी जीता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 10 विकेट्स इन ए टेस्ट मैच इनिंग्स? क्रिकेट में मैदान पर 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? अनिल कुंबले, कपिल देव, हरभजन सिंह, जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट में मैदान पर 10 विकेट लेने वाले भारत के पहले जो गेंदबाज थे ये थे अनिल कुंबले। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यानी थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। तो थॉमस कप का जो संबंध है ना ये बैडमिंटन से है। तो 43 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, पीटी उषा, विश्वनाथन आनंद। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले जो खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म डबी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डबी शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल या गोल्फ? तो मेरे प्यारे बच्चों डबी शब्द जो है ना ये हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 15 अगस्त, 5 सितंबर या 2 अक्टूबर? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में। ओलंपिक शपथ की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? द ओलंपिक ओथ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक शपथ की शुरुआत जो है ना 1920 एटवर्ड में हुई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हेन वाज द फर्स्ट आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट हेल्ड? आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट पहली बार कब आयोजित हुआ था? 1973, 1975, 1978, 1983? तो मेरे प्यारे बच्चों आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट पहली बार वर्ष 1973 में आयोजित हुआ था। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने अब पहला ओलंपिक पदक व्यक्तिगत कब और किस खेल में जीता था? 1952 कुश्ती, 1956 एथलेटिक्स, 1960 बॉक्सिंग, 1964 शूटिंग। तो भारत ने पहला ओलंपिक पदक व्यक्तिगत जो है ना 1952 कुश्ती में जीता था। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? हु विन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2021? पीवी सिद्धू, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला जो स्वर्ण पदक है ना नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे भारत की पहली स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मोस या नाग? तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है ब्रह्मोस। 51वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन कण की खोज किस प्रयोगशाला में हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों हिग्स बोसोन कण की जो खोज जो है ना
CERN जिनेवा में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 53 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला उपग्रह कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला उपग्रह है एस्ट्रो से। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 54 इन विच ईयर वाज चंद्रयान 2 लॉन्च? चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? 2017, 2018, 2019, 2020। तो मेरे प्यारे बच्चे, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण वर्ष 2019 में हुआ था। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्धन राव, राजकुमार मिश्रा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज रिवोल्यूशन पास्ड बाय INC? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? 1927 लाहौर अधिवेशन, 1928 कलकत्ता अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 57 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है ना, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो भाई 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत? अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल। तो अभिनव भारत संगठन की जो स्थापना है ना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1923, 1925, 1927, 1929। तो मेरे प्यारे बच्चों, काकोरी कांड जो है ना ये वर्ष 1925 में हुआ था। 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, सुब्बालक्ष्मी, रमेश्वरी नेहरू। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी अमृता प्रीतम। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो भाई 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु विन द बुकर प्राइज इन 2021? 2021 का बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज किसे मिला? 2021 का बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज जो है ना ये डेमन गालगुड को मिला है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गोदान होगा, ये मिस्टेक हो गया है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल गोदान? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुकृत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर।
तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 64 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गीतांजलि कृति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हु विन द नोबेल प्राइज फॉर द वर्क गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, शरद चट्टोपाध्याय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो मेरे प्यारे बच्चों, गीतांजलि कृति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है ना ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, अरविंद अडेगा। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो 66वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले लेखक कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमसेन जोशी। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले लेखक कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 67 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? यानी इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? वी आर अम्बेडकर, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन द सैटनिक वर्सेस पुस्तक के किसने लिखी है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सैटनिक वर्सेस? अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, विक्रम चंद, अमिताभ घोष। तो ये जो पुस्तक है ना सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ये सुटेबल बॉय किस भारतीय लेखक की रचना है? ये सुटेबल बॉय इस वर्क ऑफ विच इंडियन ऑथर? अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, छुपा लाड़ी। तो ये सुटेबल बॉय जो है ना ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट सचिव सिक्योरिटी के रूप में किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो जून 2025 में प्रभावी होंगे? हरिनाथ मिश्रा, आर ए चंद्रशेखर, अर्जुन कुमार, अनुराधा ठाकुर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं आर ए चंद्रशेखर। तो 71 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीआईएसएफ में किस महिला आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त महानिर्देशक एडीजी नियुक्त किया गया है? विनीता ठाकुर, सुरेंद्र चौधरी, आसित वाछाड़ी या नेताल। विच फीमेल आईपीएस ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी ऑफ सीआईएसएफ? विनीता ठाकुर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 72 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, 2025 में भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप में सबसे गर्म माह कौन सा जब राजस्थान के श्री गंगानगर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था? अप्रैल, मई, जून या जुलाई? जून। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 73वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थॉट विच 3 कंट्रीज? ब्रह्मपुत्र नदी किन 3 देशों से होकर बहती है? भारत, नेपाल, भूटान, चीन, भारत, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2025 में भारत और पाकिस्तान को प्रभावित करने वाली गंभीर हीट वेव अप्रैल में शुरू हुई और जुलाई तक जारी रही। इस स्थिति का नाम क्या था? तो इस स्थिति का नाम था 2025 इंडिया पाकिस्तान हीट वेव। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, पहलगाम हमले के बाद भारत ने किस जल संधि ट्रीटी को निष्कृत कर दिया था? सीमांत जल संधि, सिंधु जल संधि, गंगा जल संधि, ब्रह्मपुत्र जल समझौता। फॉलोइंग द पहलगाम अटैक विच वाटर ट्रीटी डिड इंडिया सस्पेंड? सिंधु जल संधि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 76 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पहलगाम हमले के बाद भारत ने किस राज्यव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जिसका कोड नाम था ऑपरेशन अभ्यास। कोड नाम इसका था 244। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान ने भारत के किस ऑपरेशन के बाद अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था जिसे 9 मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों पर दागे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 78 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। भारत के रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने चीन और पाकिस्तान को किस सुरक्षा चुनौती के प्रमुख स्रोत बताया। प्रेजेंट सिक्योरिटी थ्रेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध किस सीमा क्षेत्र को लेकर हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध जो है ना अरुणाचल प्रदेश, नेपाल को लेकर हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 80 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु। भारत में कावेरी नदी विवाद जो है ना ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, एंडीज, रॉकी या आल्प्स। तो मेरे प्यारे बच्चों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। कच्छ बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, असम, बॉम्बे हाई। विच इज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है बॉम्बे हाई। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों विच इज़ द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। चेरापूंजी, मौनिसराम, अगुवे या इटकियो। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मौनिसराम। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रेड सोइल लाल मृदा मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। द रेड सोइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा का मैदानी क्षेत्र या थार मरुस्थल। तो रेड सोइल लाल मृदा मुख्यतः भारत के दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 85 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 का युद्ध किस कारण से हुआ था। जम्मू कश्मीर विवाद, बांग्लादेश की स्वतंत्रता, कारगिल संघर्ष, आतंकवाद। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश की स्वतंत्रता। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सिल्क रूट से ऐतिहासिक रूट से जुड़ा है। नेपाल, चीन, भूटान या म्यांमार। तो भारत का जो चीन देश जो है ना ये सिल्क रूट से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध 1999 भारत और पाकिस्तान के किस क्षेत्र में हुआ था। लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू या पुंछ। कारगिल युद्ध 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच में लद्दाख में हुआ था। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत का कौन सा पड़ोसी देश तमिल इलम आंदोलन से जुड़ा रहा है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं श्रीलंका। तो 89 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध किस सीमा क्षेत्र में लड़ा हुआ गया था? कारगिल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, अक्साई चिन, सिक्किम। तो भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध जो है ना, ये लद्दाख, अक्साई चीन के बीच में लड़ा गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में सरकार की ऋण लागत में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? आरबीआई की रेपो दर में वृद्धि, ब्रांड की उच्च आयकर दर में वृद्धि, विदेशी निवेश में गिरावट। ब्रांड की उच्च यील्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। व्हाट वाज द एम ऑफ जीएसटी रिफॉर्म इन 2025-26 बजट? 2025-26 के बजट में जीएसटी सुधारों का उद्देश्य क्या था? व्यापारिक आय में वृद्धि, उपभोग को प्रोत्साहित करना, निर्यात को बढ़ाना, कृषि राज्यों का समर्थन। उपभोग को प्रोत्साहित करना। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2025 की मानसून आपदाओं में किस राज्य में सर्वाधिक मृतक संख्या दर्ज हुई? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2025 की मानसून आपदाओं में हिमाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मृतक संख्या दर्ज हुई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष समाधान के संबंध में क्या रुख अपनाया? हथियार व्यापार बढ़ाने का समर्थन, संघर्ष का शीघ्र अंत, प्रतिक्रिया देने से मना, आर्थिक प्रतिबंध का विरोध। संघर्ष का शीघ्र अंत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 94 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2025 में भारत ने किस प्रमुख पर्यटन खेल आयोजन की मेजबानी की अनुमति दी है? विच मेजर स्पोर्ट्स इवेंट डिड इंडिया होस्ट अलाउ इन 2025? क्रिकेट विश्व कप, एशिया कप, ओलंपिक खेल, फीफा विश्व कप। 2025 में भारत ने एशिया कप में प्रमुख पर्यटन खेल आयोजन की मेजबानी की अनुमति दी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 95 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, 2025 की पहली तिमाही Q1 F5 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? व्हाट वाज इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इन Q1 ऑफ F5 2025-26? 6.5%, 7.8%, 5.2%, 8.1%। तो 7.8% रही है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। OECD ने FY 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? व्हाट जीडीपी ग्रोथ आर डिड OECD फोरकास्ट फॉर इंडिया इन FY 2025-26? 6.3%। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025-26 के लिए भारत में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? 4.8%, 4.4%, 5.0%, 3.9%। 4.4%। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 2025 यूनियन बजट में 12.75 लाख तक की आय पर क्या विशेष वित्तीय प्रावधान था? टैक्स स्लैब में सुधार, पूरी तरह टैक्स छूट, अतिरिक्त छूट, कोई प्रावधान नहीं। पूरी तरह टैक्स छूट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 2025 के बजट में कुल ऋण डिप्ट का जीडीपी के संदर्भ में अनुपात क्या था? 56.1%। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की एक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय